हेलो माय डियर फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया दोस्तों साइंस का दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके क्लास 10 के दोस्तों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का प्यारा सा सवाल। दोस्तों, सवाल आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है दोस्तों कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों बहुत ही प्यारा है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। दोस्तों, जब प्रकाश की किरण दोस्तों किसी उत्तल लेंस से पर अपवर्तित होता है दोस्तों, क्या होता है, जब प्रकाश की किरण दोस्तों किसी उत्तल लेंस से अपवर्तित होता है दोस्तों, तो वह प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद दोस्तों किसी बिंदु पर मिल जाती है। कहाँ मिलती है दोस्तों? किसी बिंदु पर मिल जाती है दोस्तों। इसीलिए इस लेंस को दोस्तों अभिसारी लेंस कहते हैं, है ना दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पर एक उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है दोस्तों? दोस्तों, यहाँ पर उत्तल लेंस की बात किया गया है ना, तो उत्तल लेंस यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे उत्तल लेंस रखा हुआ है और यहाँ से प्रकाश की किरणें जा रही है दोस्तों, ठीक है ना। हज़ारों किरणें जा सकती है, लाखों किरणें जा सकती है, ठीक है ना दोस्तों। अपवर्तन के बाद क्या होता है ना कि अवतल लेंस से गुजरने के बाद, अपवर्तन होने के बाद एक बिंदु पर जा करके जमा हो जाती है ना दोस्तों। क्या होती है? एक बिंदु पर जा करके जमा होती है दोस्तों, यानी अभिसरित होती है ना। इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। क्या है दोस्तों कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। दोस्तों, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, यह सवाल किया गया दोस्तों। तो दोस्तों, जब प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तित होता है, क्या होता है दोस्तों? अपवर्तित होता है, तो अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को दोस्तों चारों ओर फैला देता है। क्या करता है दोस्तों? अवतल लेंस जो होता है वह प्रकाश की किरणों को चारों ओर फैला देता है दोस्तों। इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, है ना दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक अवतल लेंस है। क्या दोस्तों? अवतल लेंस है, ठीक है ना। और इससे प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है, ठीक है ना। प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है दोस्तों। तो अपवर्तन के बाद क्या करता है दोस्तों? फैला देता है। सभी किरणों को क्या करता है दोस्तों? फैलाने का काम करता है, ठीक है ना। यानी अप हो रहा है, सभी किरण फैल रहा है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है ना दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। यह सभी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इन सभी सवालों को दोस्तों आप लोग ध्यानबद्ध तरीके से देख लीजिए, है ना दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है दोस्तों कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, एक एक उदाहरण लिखे। दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया के बारे में पूछा गया है कि संयोजन अभिक्रिया आखिर क्या है, एक एक उदाहरण दे। तो दोस्तों, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पादन का निर्माण करता है दोस्तों। अभिकारक किसे कहते हैं दोस्तों? तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है ना दोस्तों, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वह अभिकारक कहलाता है। तो दोस्तों, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर दोस्तों एकल उत्पादन का निर्माण करता है, उसे ही दोस्तों संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण दोस्तों 2Ag+ में Cl को जब अभिक्रिया करवाते हैं दोस्तों, तो 2AgCl बनता है। क्या बनता है दोस्तों? 2AgCl बनता है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। चौथा नंबर सवाल है दोस्तों। कह रहा है कि वियोजन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट कर या फिर दोस्तों दो से अधिक, क्या दोस्तों कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोस्तों एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में बदल जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, है ना दोस्तों। वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो सकता है दोस्तों 2H2O को जब दोस्तों एक साथ है, अभी 2H2O क्या है दोस्तों? एक साथ है दोस्तों। अगर टूट करके बिखरेगा तो 2H2 अलग होगा और O2 अलग हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 5वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है दोस्तों कि मधुमेह से आप क्या समझते हैं। क्या दोस्तों? मधुमेह से आप क्या समझते हैं।
दोस्तों यदि हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव उचित मात्रा में नहीं हो तो दोस्तों मधुमेह नामक रोग हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों। इंसुलिन जो है दोस्तों हार्मोन का स्राव अगर उचित मात्रा में नहीं हो तो मधुमेह नामक रोग हो जाता है। ऐसे रोग दोस्तों ऐसे रोगी के लिए दोस्तों रक्त में यानी खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है ना। मधुमेह अस्थायी रूप से दोस्तों ठीक नहीं होता है, यानी कि मधुमेह अस्थायी रूप से ठीक नहीं होता है। मधुमेह रोग दोस्तों इंसुलिन के इंजेक्शन के द्वारा उपचार किया जा सकता है। ठीक है ना। मधुमेह रोगी का उपचार दोस्तों इंसुलिन के इंजेक्शन यानी इंसुलिन के सुइया के द्वारा दोस्तों उपचार किया जा सकता है। इस बीमारी को उचित प्रबंधन द्वारा दोस्तों नियंत्रण रखा जाता है, ठीक नहीं हो पाता है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों आशा करते हैं यह सभी सवाल दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल को देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या है दोस्तों। सवाल क्या है कि चालक और अचालक पदार्थ क्या है दोस्तों। चालक और अचालक पदार्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है ना दोस्तों। चालक पदार्थ वैसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है दोस्तों, उसे चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे में दोस्तों एल्यूमिनियम से करंट प्रवाहित हो सकता है, लोहा से हो सकता है, चांदी तो दोस्तों विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है यानी चालक है। ठीक है ना। तांबा भी दोस्तों विद्युत का चालक है। ठीक है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सभी धातुएं विद्युत का चालक होती है, यानी कि जितने धातु है दोस्तों वह विद्युत के क्या होते हैं, चालक होते हैं, है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चालक पदार्थ के बारे में अगर बता दें और दूसरे शब्दों में दोस्तों, तो वैसे पदार्थ जिसमें दोस्तों विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है दोस्तों वह अचालक पदार्थ कहलाती है। दोस्तों अचालक पदार्थ किसे कहते हैं दोस्तों, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसको अचालक बोलते हैं, और जिसमें दोस्तों विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको चालक बोलते हैं, सुचालक बोलते हैं। दोस्तों लकड़ी में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, ना मिट्टी में, ना चमड़ा में दोस्तों, ना ही प्लास्टिक में। ठीक है ना दोस्तों। जैसे मैं बोल दे कि बताइए अचालक जैसे में दोस्तों कौन कौन हो सकता है, तो लकड़ी हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, चमड़ा हो जाएगा और प्लास्टिक हो जाएगा दोस्तों। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होते हैं, है ना दोस्तों। आप लोगों को दोस्तों समझ में आया होगा। दोस्तों सभी अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, सभी अधातु जो होते हैं वह विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट दोस्तों क्या है दोस्तों, अपवाद में एक विद्युत का सुचालक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों, क्या बोला है, बोला गया है 7 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि प्रत्यावर्ती धारा एवं दृष्ट धारा में 5 अंतर लिखें। दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा एवं दृष्ट धारा में 5 अंतर लिखने के लिए बोला दोस्तों। तो प्रत्यावर्ती धारा एवं दृष्ट धारा में 5 अंतर निम्नलिखित है दोस्तों। चलिए देखते हैं उसको। दोस्तों एक तरफ प्रत्यावर्ती धारा और एक तरफ दृष्ट धारा लिख दी है, क्योंकि दोस्तों अंतर लिखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक है ना दोस्तों। पहला नंबर में लिखेंगे क्या कि इसमें धारा का मान दोस्तों और दिशा समय के साथ बदलता है। दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा में इसमें धारा का मान और दिशा के मान साथ में बदलते हैं। ठीक है ना दोस्तों। लेकिन दोस्तों दृष्ट धारा में ऐसा नहीं होता है। इसमें दोस्तों धारा का मान और दिशा समय के साथ नहीं बदलता है। ठीक है ना दोस्तों। धारा का मान और दिशा समय के साथ नहीं बदलता है दृष्ट धारा में, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा में बदल जाते हैं। चलिए दोस्तों दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि इसे दूर इलाके क्या दोस्तों, इसे दूर इलाकों में भेजा जा सकता है। दोस्तों इसे प्रत्यावर्ती धारा को दूर इलाकों में भेजा जा सकता है, लेकिन दोस्तों दृश्य धारा इसे दूर इलाकों में नहीं भेजा जा सकता है। ठीक है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं तीसरा पॉइंट की तरफ। दोस्तों यह काफ़ी घातक होता है, प्रत्यावर्ती धारा जो होता है दोस्तों काफ़ी घातक होता है, लेकिन दोस्तों दृश्य धारा की बात किया जाए दोस्तों तो यह कम घातक होता है। ठीक है ना दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं चौथा नंबर दोस्तों। चौथा नंबर पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि यह चालक के ऊपरी सतह पर प्रभावित होता है। दोस्तों यह चालक के ऊपरी सतह पर दोस्तों प्रवाहित होता है, लेकिन दोस्तों यह चालक के भीतरी सतह पर प्रवाहित होता है। ठीक है ना दोस्तों। पांचवा नंबर है दोस्तों, कंसेप्ट क्या है दोस्तों कि इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है दोस्तों, लेकिन दृष्ट धारा को दोस्तों आसानी से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। दोस्तों यही थे आपके प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में अंतर। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है ना दोस्तों। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
दोस्तों अगला सवाल है दोस्तों, यह सभी 5 नंबर के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों सवाल है कि जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर लिखे। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, क्या हो रहा है कि जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर लिखे। दोस्तों जाइलम तथा फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर है, ठीक है ना दोस्तों। जाइलम तथा फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर है। हमने बताया दोस्तों कि अंतर लिखने का सबसे बेस्ट तरीका जाइलम को अलग करें और फ्लोएम को अलग करें, ठीक है ना। जो पूछे उसको अलग अलग डिवाइड कर दे दोस्तों, और पहला नंबर लिखना स्टार्ट करें। दोस्तों जाइलम निर्जीव ऊतक है। दोस्तों जाइलम जो है एक निर्जीव ऊतक है, लेकिन दोस्तों फ्लोएम एक सजीव ऊतक है, ठीक है ना दोस्तों। जाइलम एक निर्जीव ऊतक है, लेकिन फ्लोएम एक क्या है दोस्तों, सजीव ऊतक है, ठीक है ना। दूसरा नंबर दोस्तों, दूसरा नंबर पॉइंट है दोस्तों, यह जल तथा दोस्तों खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है। दोस्तों यह जल तथा खनिज लवण को कहाँ तक पहुंचाता है दोस्तों, पत्तियों तक पहुंचाता है, लेकिन दोस्तों फ्लोएम क्या करता है, यह पत्तियों द्वारा दोस्तों तैयार भोज्य पदार्थ को दोस्तों पौधे से सभी भागों तक पहुंचाता है, ठीक है ना। किससे पहुंचाता है दोस्तों, पौधों से सभी भागों तक पहुंचाता है ना दोस्तों। दोस्तों अगला अगला दोस्तों टॉपिक क्या है दोस्तों, अगला पॉइंट है कि जाइलम नीचे से ऊपर की तरफ गति करता है। दोस्तों जाइलम जो होता है वह नीचे से ऊपर की तरफ गति करता है, लेकिन दोस्तों फ्लोएम नीचे से ऊपर की तरफ गति करता है, ठीक है ना दोस्तों। जाइलम जो होते हैं वह नीचे से ऊपर की तरफ गति करता है, लेकिन फ्लोएम दोस्तों ऊपर से नीचे की तरफ गति करता है। यही था दोस्तों जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना दोस्तों। 9वां नंबर सवाल है दोस्तों, क्या कह रहा है सवाल की दोस्तों, रेलवे का सिग्नल लाल रंग का दोस्तों होता है क्यों। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि रेलवे का सिग्नल जो होता है दोस्तों लाल रंग का आखिर क्यों होता है, दूसरे कलर का क्यों नहीं होता है। दोस्तों इसका आंसर देंगे कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य दोस्तों सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जिसके कारण दोस्तों लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, ठीक है ना दोस्तों। और यह रंग दोस्तों कम फैलता है। क्या होता है दोस्तों, लाल रंग जो है वह कम फैलता है। जब यह दोस्तों यह रंग कम फैलता है तो कुएं और धुएं में दोस्तों स्पष्ट क्या दोस्तों स्पष्ट दिखाई देती है, यानी साफ साफ दिखाई देती है। इसीलिए दोस्तों रेलवे का सिग्नल दोस्तों लाल रंग का होता है ना दोस्तों। आशा करते हैं आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अगर चैनल पे नए आए होंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। अगला सवाल है क्या दोस्तों, कह रहा है दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों, लास्ट प्रश्न है। कह रहा है दोस्तों एमीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर बताइए। दोस्तों एमीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर बताइए। दोस्तों यह सभी सवाल 5 नंबर के पूछे जाते हैं ना दोस्तों। एमीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर निम्नलिखित है, ठीक है ना दोस्तों। एक साइड एमीटर लिखे, दूसरे साइड वोल्ट मीटर, ठीक है ना। आपको बताएं दोस्तों कि यह लिखने का सबसे बेहतर तरीका है। दोस्तों पहला नंबर पॉइंट में लिखेंगे कि एमीटर किसी विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है। दोस्तों एमीटर या फिर आमीटर दोस्तों होता है वह एमीटर किसी विद्युत के परिपथ में दोस्तों धारा की प्रबलता पर मापता है, ठीक है ना। धारा की प्रबलता को मापता है, ठीक है। लेकिन वोल्ट मीटर में क्या होता है दोस्तों, वोल्ट मीटर किसी विद्युत परिपथ में दोस्तों किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। कथी को मापता है दोस्तों, विभवांतर को। कौन मापता है दोस्तों, तो वोल्ट मीटर मापता है। चलिए दोस्तों दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोस्तों एमीटर या फिर आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों, लेकिन वोल्ट मीटर में दोस्तों वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में दोस्तों समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है दोस्तों, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं दोस्तों। तीसरा और लास्ट पॉइंट है दोस्तों, इसका स्केल एम्पियर यानी कि एम्पियर को ऐसे सूचित करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसका स्केल एम्पियर यानी एम्पियर में अंकित होते हैं, यानी ऐसे सूचित करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन दोस्तों वोल्ट मीटर में क्या होता है कि एक स्केल वोल्ट को बी से सूचित करते हैं, यानी कि एक स्केल वोल्ट में अंकित रहता है, ठीक है ना। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। 11 नंबर सवाल लास्ट प्रश्न है साथ दोस्तों, कह रहा है दोस्तों लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं दोस्तों। तो लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को दोस्तों मुड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। जिस लेंस का क्षमता दोस्तों जितना ज़्यादा होगा वह लेंस को उतना मुड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। जो लेंस को जितना मुड़ेगा उस लेंस की क्षमता उतना ही अधिक होगी। लेंस की क्षमता को दोस्तों पी से सूचित करते हैं, ठीक है ना। और लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों
दोस्तों डायोप्टर, और डायोप्टर को दोस्तों डी से सूचित करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, जिस लेंस की क्षमता दोस्तों ज़्यादा होगी वह लेंस को ज़्यादा मोड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों, ज़्यादा फोकस जल्दी बना देगा। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, सवाल कह रहा है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, क्यों दिखाई देता है। दोस्तों सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरती है, कहाँ से दोस्तों, सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरती है दोस्तों, तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूल कण दोस्तों नीले रंग का प्रकीर्णन अन्य रंगों से अन्य रंगों की अपेक्षा दोस्तों सबसे अधिक करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, प्रकीर्णित करते हैं, जिसके कारण दोस्तों नीला रंग दोस्तों पूरा वायुमंडल में फैल जाता है। ठीक है ना, जिसके कारण दोस्तों आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है ना दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है ना दोस्तों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अब अपने क्लास 10 की तैयारी बहुत ही ध्यानबद्ध तरीके से कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।